15 अगस्त 1947 देश आज़ाद हुआ। पर इसी आज़ादी के दिन भारत की जमीन पर सबसे बड़ा दर्द लिखा जा चुका था। ये सिर्फ एक तारीख नहीं था, ये लाखों सपनों का अंत था। ये माँ बाप का अपने बच्चों से बिछड़ जाना था। ये घर छोड़े हुए लोगों की बेबस खामोशी थी। और ये एक देश का दो टुकड़ों में कट जाना था। रेलगाड़ियां जो घर लौट रही थी वो जिंदा लोग नहीं, लाश ले जा रही थी। जहाँ कल तक शादियों की सहनाई बजती थी, आज वही गाँव जला हुआ खंडहर बन चुका था। हिंदू मुस्लिम सिख जो कल तक एक ही मिट्टी, एक ही पानी और एक ही जिंदगी के लोग थे, आज उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा जा रहा था, तुम किस तरफ के हो। इस कहानी में सिर्फ सियासत नहीं है, इस कहानी में खून है, आंसू है और वो सच है जिसे सोचकर आज भी हमारे पूर्वजों की रूह कांप जाती है। आज हम उसी सच को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों हुआ था पार्टीशन ऑफ इंडिया और कैसे आजादी के साथ इंसानियत हार गई। देखिए, भारत का पार्टीशन कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था। इस कहानी की शुरुआत होती है 1757 में, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी की लड़ाई जीती। तब उन्होंने सिर्फ बंगाल नहीं जीता, उन्होंने भारत की ताकत का कंट्रोल जीता। और ब्रिटिश एक बात अच्छी तरह से जान चुकी थी कि अगर इंडिया को कंट्रोल करना है तो उन्हें अलग करना होगा। और फिर ब्रिटिश ने तलवार से ज़्यादा सोच पर वार किया। उन्होंने देखा भारत में भाषा अलग है, जाति अलग है, धर्म अलग है, पर लोग साथ रहते हैं। तब ब्रिटिश ने एक नया रूल निकाला, डिवाइड एंड रूल। मतलब लोगों को आपस में लड़ाओ, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, ताकि वो लोग पावर से सवाल ना पूछ पाए। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश को एक बात समझ में आ गई थी कि जब तक हिंदू मुस्लिम एक साथ खड़े रहेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने धीरे धीरे धर्म को राजनीति का हथियार बना दिया। अलग इलेक्टोरेट, अलग रिप्रेजेंटेशन, अलग पहचान। जो लोग पहले इंडियन थे अब उनसे पूछा जाने लगा कि तुम कौन हो, हिंदू या मुस्लिम। और यहीं से बीज बोया गया बंटवारे का। 20वीं सेंचुरी आते आते आज़ादी की लड़ाई तेज हो चुकी थी। एक तरफ थी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो यूनाइटेड भारत चाहती थी, वहीं दूसरी तरफ थी मुस्लिम लीग जिसको डर था कि आज़ादी के बाद मुस्लिम पॉलिटिकल पावर खो देंगे। ये डर सिर्फ हवा नहीं था, ये ब्रिटिश पॉलिसीज का नतीजा था। जब सालों तक लोगों को अलग अलग गिनाए जाए तो एक दिन अलग रहने की डिमांड उठती ही है। 1940 के बाद बंटवारा सिर्फ अफवाह नहीं रहा, अब ये मीटिंग में बात हो रही थी, फाइल्स में लिखा जा रहा था और बंद कमरों में देश का फ्यूचर डिसाइड हो रहा था। देखिए, 1940 में लाहौर की क्रांति के बाद पहली बार पाकिस्तान का आइडिया पब्लिक फॉर्म में आया। ब्रिटिश ने इस आइडिया को रोका नहीं, क्योंकि उनके लिए परफेक्ट मौका था इंडियन यूनिटी को और भी कमजोर करने का। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ब्रिटेन थक चुका था, पैसे खत्म हो रहे थे, आर्मी वीक हो रही थी और इंडिया में कंट्रोल फिसलता जा रहा था। तब ब्रिटिश ने डिसाइड कर लिया कि हमें निकलना है और जल्दी निकलना है। पर निकलने से पहले वो ये इंश्योर करना चाहते थे कि भारत इतना स्ट्रांग ना हो कि फ्यूचर में ब्रिटेन को ही चैलेंज करे। इसीलिए डिवाइड इंडिया उनके लिए सेफ एग्जिट था। देखिए, 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया। ये प्लान बिल्कुल सिंपल था, इंडिया यूनाइटेड रहे पर पावर का बैलेंस हो। कांग्रेस ने इसे आधा अधूरा एक्सेप्ट किया और मुस्लिम लीग ने कहा या तो पूरा पाकिस्तान या तो कुछ भी। और यहीं पर लास्ट ब्रिज भी टूट गया। उसके बाद 16 अगस्त 1946 को आता है डायरेक्ट एक्शन डे। मुस्लिम लीग ने अपने पावर को दिखाने के लिए एक कॉल दिया, पर जो हुआ वो कंट्रोल से बाहर हो गया। कलकत्ता के सड़कों पर लाशें गिरने लगी, हिंदू मुस्लिम सब आपस में लड़ रहे थे। ये दंगा सिर्फ एक वायलेंस नहीं था, एक मैसेज था कि अब बात हाथ से निकल चुकी है। ब्रिटिश ने देखा कि अगर अब हम और रुकें तो ये देश सिविल वार में चला जाएगा। इसलिए उन्होंने एक फाइनल डिसीजन लिया, पार्टीशन। चाहे प्लानिंग हो या ना हो, चाहे लोग तैयार हो या ना हो, अब सवाल ये नहीं था कि इंडिया और पाकिस्तान अलग होंगे या नहीं। अब सिर्फ एक सवाल बचा था कि लाइन कहाँ खींची जाएगी। और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ब्रिटिश ने एक आदमी चुना, सर क्राइल रेडक्लिफ। रेडक्लिफ एक ब्रिटिश लॉयर थे, उन्होंने कभी इंडिया नहीं देखा, ना यहाँ की जमीन, ना लोग, ना इतिहास। और फिर भी उसी आदमी को कहा गया कि तुम फैसला करोगे कि कौन सा शहर इंडिया में रहेगा और कौन सा पाकिस्तान में। रेडक्लिफ को 5 से 6 हफ्ते का समय दिया गया और फैसला लाखों जिंदगियों का। रेडक्लिफ के पास ना ग्राउंड सर्वे था, ना लोगों से बात, ना रियलिटी चेक। गांव के गांव, शहर के शहर सिर्फ इसलिए अलग हो गए क्योंकि कागज पर एक पेन घूम गया। रेडक्लिफ लाइन ने दो जगह सबसे ज्यादा तबाही मचाई, पंजाब और बंगाल। पंजाब में गांव आधे आधे कट गए, एक ही खेत, एक ही कुआं, दो अलग अलग देशों में चला गया। बंगाल में शहर इंडिया में रहा पर आसपास के इलाके पाकिस्तान में चले गए। लोग सुबह उठकर पूछ रहे थे आज हम किस देश में। जैसे ही लाइन क्लियर हुई लोग भागने लगे, हिंदू और सिख पाकिस्तान से इंडिया की तरफ, मुस्लिम इंडिया से पाकिस्तान की तरफ। एक साथ करोड़ों लोग सड़कों पर थे, कोई प्लानिंग नहीं, कोई प्रोटेक्शन नहीं, सिर्फ एक डर।
अगर आज नहीं निकले तो शायद कल जिंदा नहीं बचे। ट्रेन चलाई गई लोगों को बचाने के लिए, पर कई ट्रेन कब्रों में बदल गई। एक स्टेशन पर ट्रेन आती और जब गेट खुलता अंदर कोई जिंदा नहीं रहता। रेडक्लिफ ने जब अपनी लाइन खींच दी तो उसने अपना फीस लेने से मना कर दिया, सारे डॉक्यूमेंट जला दिए और चुपचाप इंग्लैंड वापस चला गया। शायद वो भी जानता था कि उसने जो किया उसका बोझ कोई इंसान नहीं उठा सकता। पार्टीशन के दौरान सबसे पहले जो मरा वो था भरोसा। लोगों को लगने लगा कि अगर मैं पहले वार नहीं किया तो शायद मैं ही मर जाऊंगा। पार्टीशन का एक सच जो अक्सर चुपचाप छोड़ दिया जाता है, औरतों का दर्द। हजारों औरतें उठा ली गई, बेइज्जती हुई, जबरदस्ती शादी कर दिया गया, और जब बाद में उन्हें वापस लाने की बात हुई तो कई परिवारों ने कहा अब वो हमारी नहीं रही। हजारों बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए। कुछ को तो ये भी याद नहीं था कि वो किस धर्म के हैं, बस इतना याद था कि उन्हें भागना है। कुछ लोग मारे गए, कुछ बच गए और कुछ तो जिंदगी भर लापता ही रह गए। इस वायलेंस में कोई जीता नहीं, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, सिर्फ इंसान हारा था।